प्यारे साथियों, नमस्कार। साथियों, आज जो हमारी क्लास है, आज हमारी क्लास का प्रथम दिन है और हम लोग आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारी क्लास है, इसका हमने नाम दिया है परिचर्चा। किस बात की परिचर्चा? बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस क्लास ये जो एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी का, इसकी परिचर्चा। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम क्या है, किस तरह का है और क्या बातें करता है। आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, आप इत्मीनान से सुने। देखिए, आप जानते हैं कि ये जो बिहार सरकार है, इसके जो अधिकारी होते हैं, है ना, राज्य के जो अधिकारी होते हैं, इसकी नियुक्ति के लिए एक आयोग है, उसका नाम है बीपीएससी, जो समय समय पर अलग अलग एग्ज़ाम लेती है। जैसे कभी वो टीचर का लेती है ना, जुडिशरी का भी एग्ज़ाम लेती है। उसी तरह एक वो एग्ज़ाम लेती है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब इसका नाम कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकारियों की, जैसे एसडीएम हैं, डीवाईएसपी हैं, है ना, इसके अलावा आप देखेंगे कि लेबर ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है ना, विलेज और विलेज डेवलपमेंट वाले जो होते हैं वो ऑफिसर हैं। अब देखेंगे इसमें सप्लाई इंस्पेक्टर है ना। तो बहुत सारे होते हैं। इवन पहले जैसे एक एग्ज़ाम होता था सीडीपीओ का, वो भी बीपीएससी ही लेती थी, अधिकारी का ही अलग लेती थी। अब उसको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये जो एग्ज़ाम है उसका नाम आप ये समझ गए कि इसका नाम क्यों कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो यह जो एग्ज़ाम होता है बीपीएससी, हमको इसका एक तो पैटर्न समझना है कि किस तरह से लेती है। दूसरा, हमको इस एग्ज़ाम का सिलेबस समझना है। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो इस बात पे करेंगे, है ना। और तीसरी बात कि अगर पैटर्न पता है हमको, सिलेबस पता है हमको, तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम किस तरह अपनी तैयारी करें और हम आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न पे बात कर लेते हैं। देखिए, मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें कुछ चीज़ें तो एकदम सिमिलर हैं, है ना। सिमिलर कहने का मतलब कि बहुत सारे आयोग की चीज़ें, कुछ चीज़ें सिमिलर हैं और कुछ चीज़ें जो हैं अदर पीसीएस की बात मैं कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी उसमें भिन्नता है। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बीपीएससी की कर रहा हूँ। देखिए, बीपीएससी का जो पैटर्न है वो क्या है, ये 3 स्टेज में आपसे, ये 3 स्टेज में बीपीएससी अधिकारी को सेलेक्ट करती है। पहला जो स्टेज है, इसको उन्होंने नाम दिया है प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि प्रीलिम्स। जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम लेती है बीपीएससी, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है ये समझ आइए। हम लोग तीनों में देख लेंगे कि उद्देश्य क्या है। बीपीएससी का जो यह वाला स्टेज 1 है, इसका सिंपल सा उद्देश्य है कि हमको छांटना है। किसको छांटना है? भीड़ को। ठीक है, अब क्या है, दूसरा, जब ये भीड़ से छट करके कुछ लोग निकल जाते हैं, तो उसके लिए फिर बीपीएससी अपने मेंस का एग्ज़ाम लेती है। सही मायने में वो एग्ज़ाम यही लेती है आपसे। ठीक है, ये एग्ज़ाम बेसिकली उस समय इसका उद्देश्य क्या होता है? उसका होता है जांचना, आपको जांचना। छांट लिया, फिर आपको जांच लिया, और जांचने के बाद ये जो इनका स्टेज 3 है, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट और आम भाषा में जिसको आप इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, इसके बाद यह इसमें ये जो छात्र जितने जांचे गए, जैसे मान के चलिए कि 10 लोगों की सीट निकली है ना, और भर दिया 1 लाख लोगों ने, है ना, या 10,000 ने, कैलकुलेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें से 100 लोगों को, यानी कि इसका मल्टीप्लाई बाय 10, 100 लोगों को इसमें से छांट के वो निकाल लेगी। अब इन 100 लोगों को जांच कर फिर इसमें से जो क्वालिफाई करेंगे उसको यहाँ भेजेगी, और यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनको परखा जाएगा कि ये व्यक्ति सही है या नहीं, है ना।
जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो नॉलेज लेकर के तो आया है लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है, है ना। वो बहुत सारी ऐसी जो वो नॉलेज ले आया कि समानता होना चाहिए, है ना, लेकिन पता चल रहा है कि उसके अंदर भेदभाव कूट कूट के भरा है, जातिवाद की भावना उसके अंदर कूट कूट के भरी है, उसके अंदर महिला पुरुष को लेकर के एकदम, बेटे बेटी को लेकर के, है ना, इन सब को लेके बहुत भेदभाव है उसके अंदर। वह महिला शिक्षा का विरोधी है, वो लिखता महिला शिक्षा है लेकिन दरअसल वो महिला शिक्षा का विरोधी है और यह उसके कार्यों में दिख रहा है, तो परखा यह जाता है। तो ये इनके एग्जाम का पैटर्न है। अब हम लोग बात करते हैं कि वो यह जो जांचती परखती है वह आपसे कैसे करती है। तो उसने इसके लिए सिलेबस जो है वो बना रखा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और कि वो जब प्रारंभिक परीक्षा लेती है ना, जब वो प्रारंभिक परीक्षा लेती है तो उसमें वह क्या करती है, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि जो भीड़ को छांटना है उसके लिए उसका क्या तरीका है। ज़्यादातर जो आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर ना आपको ज़्यादातर स्टेट में वहाँ पर आपको प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर रहते हैं। एक को बोलते हैं जीएस का पेपर ना, प्री के लिए, और एक को बोलते हैं सीसैट का पेपर, है ना। इसमें ज़्यादातर सामान्य स्टडीज़ के प्रश्न होते हैं और सीसैट में आपके मैथ्स, रीजनिंग जो यूपीएससी का है उसी हिसाब से रहता है। और बहुत सारे स्टेट में क्या है कि सिंगल पेपर एग्ज़ाम होता है। बिहार में भी एक ही पेपर एग्ज़ाम होता है, एक पेपर रहता है और इसमें ये 150 प्रश्न देते हैं, सबका नंबर मिलता है 1, और अगर आप गलत करते हैं तो आपसे 1/4 मार्क्स काट लिया जाता है। तो ये इनका है प्री में। मेंस में आइए, यहाँ मैं आपको ज़रा बता दूँ इसमें क्या करते हैं ये, इसमें आपसे जीएस के 2 पेपर का एग्ज़ाम लेते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। इसके बाद ये एक आपसे निबंध का एग्ज़ाम लेते हैं, कहते हैं आप निबंध हमको लिख के दिखाइए। इसके बाद यह आपसे एक भाषा हिंदी उसका एग्ज़ाम लेते हैं, और इसके अलावा वह एक और आपको विकल्प देते हैं कि आप चुन लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, आप उसको चुन लीजिए और उसमें से हम आपका एक एग्ज़ाम लेंगे। इसको ऑप्शनल पेपर ही आप कहते हैं, समझ गए। यह एग्ज़ाम, अब ऊपर से जो 3 एग्ज़ाम देख रहे हैं आप, इसमें 300 नंबर है, इसमें 300 नंबर है और इसमें 300 नंबर है। यह आपका 100 नंबर का है। लेकिन मज़े की बात क्या है कि यह जो हिंदी है और ये जो ऑप्शनल पेपर है यह आपको क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब क्या है कि जैसे हिंदी में आपने 30% मार्क्स ले आए तो आप पास हो गए, बस इतना ही काम है। ऑप्शनल में फिर इसमें इन्होंने कैटेगरी बना रखी जिस पे हम लोग आगे बात करेंगे, जैसे जनरल है तो 40%, महिला है तो 32%, है ना। तो इस तरह उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है, आप इतना ले आते हैं आप पास हो गए, ठीक। अब ये जो 3 आप देख रहे हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ये जो निबंध, इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं 900। इसमें से आपके मार्क्स देखे जाते हैं कि आपको कितना मार्क्स आया, और उसके बाद आपका ऊपर से रैंक बनता है और फिर आप चले जाते हैं इंटरव्यू में। फिर इंटरव्यू में 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और यह जो इंटरव्यू है फिर आपका यह जो मार्क्स आया और प्लस इंटरव्यू में आपके जितने मार्क्स लाए इनको मिला के ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद मेरिट लिस्ट बनाते हैं, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट, और फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपको पेपर का तो समझ में आ गया है ना, पैटर्न में। अब हम लोग बात करते हैं जरा सिलेबस पे कि प्रीलिम्स में जो 150 क्वेश्चन पूछते हैं उसका सिलेबस क्या है ना। मेंस में जो एग्ज़ाम ले रहे हैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, निबंध,
हिंदी, है ना, ऑप्शनल पेपर। तो इन सब का क्या है सिलेबस। और फिर हम लोग इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा ना, थोड़ा आप भी सीख लें, कुछ चीज़ें जान जाएं, तब इंटरव्यू के बारे में बात भी करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे, है ना। तो धीरे 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 करके इंटरव्यू में मैं आपको इन्वॉल्व कर लूँगा। जहाँ जहाँ मुझे इंटरव्यू की चीज़ें आपको बतानी होंगी, वहाँ वहाँ मैं आपको ये भी चीज़ें बताता चलूँगा। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग ज़रा सिलेबस पर चर्चा करते हैं। तो सिलेबस पर चर्चा करने के लिए ना मैंने क्या किया है ना, आपके लिए पहले से ये टाइप कर रखा है, ताकि आपको परेशानी थोड़ी कम हो, और ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको लाइन बाय लाइन मेरे साथ साथ पढ़ें, है ना, ताकि थोड़ा ना आपका भी क्या हो कि चीज़ें आपके मन में, जहन में थोड़ी बसनी शुरू हो। तो देखिए क्या है लिखा हुआ। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस है ये। लिखा है प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स, इसके अलावा भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, है ना। इसके बाद क्या लिखा है, भारत की राज्य व्यवस्था। और इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, अर्थव्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन लिखा है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न शामिल होंगे। तो आप देखिए कि आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मिले। मैं आपको नंबरिंग करके दिखाता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 एंड 8। आपको ये दिखा, ये 8 सेगमेंट में सिलेबस को उन लोगों ने लिखा है। अब ये सेगमेंट सब मैं आपको फिर आगे बताऊंगा। यहाँ आपको दिख गया सामान्य तौर पर अगर आप देख लीजिए तो क्या है, विज्ञान है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, भूगोल है, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी है, राष्ट्रीय आंदोलन है, और मानसिक योग्यता यानी मैथ रीजनिंग है। आपको दिख गया ये सिलेबस में आपको ये क्या है। चलिए अब हम लोग जरा मेंस की सिलेबस की बात करते हैं। ये सब आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, तो आप देख लें कि समय कितना है, कहाँ कितनी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये है हमारा जीएस का पेपर 1। इसमें क्या लिखा पेपर 1 में, इसमें 3 पॉइंट लिखे। भारत का आधुनिक इतिहास दिख रहा है आपको, यानी कि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा, इतिहास, भारतीय संस्कृति कल्चर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम, सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन व चित्रण। अब आप जरा मिलाइए कि आपने अभी जो पीटी में देखा जो 8 सेगमेंट, उसमें ये इसमें से कौन कौन सा सेगमेंट है, कौन कौन सा नहीं है। चलिए अब जरा इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि उन्होंने सिलेबस में और डिटेल में क्या लिखा। जैसे आधुनिक इतिहास लिखा उन्होंने अगर, तो इतिहास में और उन्होंने क्या लिखा। इन्होंने लिखा कि आधुनिक भारत के अंतर्गत, है ना, आधुनिक भारत और जो संस्कृति है इसके अंतर्गत आपसे हम 19वीं शताब्दी के मध्य भारत से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे, है ना। ये कह रहे हैं कि आपसे हम कब से पूछेंगे, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत से लेकर।
19वीं शताब्दी आप समझते हैं ना, 19वीं शताब्दी क्या होता है। जैसे देखिए, अगर कह रहे हैं 19वीं शताब्दी मतलब 1800 ईस्वी से लेकर के 1899 तक, है ना, क्योंकि 99 के बाद क्या हो जाएगा ये, है ना, तो फिर अगला हो जाएगा ये 20वीं शताब्दी हो जाएगी। तो अभी कौन सी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर, यानी इस दोनों का मध्य क्या होगा, 1850, और 1850 के पास आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी। तो यानी कि ये 1857 की क्रांति से लेकर आगे की बात कर रहे हैं, समझ गए। तो 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ, देश के इतिहास की रूपरेखा कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद हमने जो संविधान बनाया, और संविधान बनाने के बाद जो हम आज 2024 में पहुँचे हैं, इस बीच के जो फेजेस हैं यह, है ना, ये देखिए ये हिडन पार्ट है, ये लोगों को ध्यान नहीं रहता, इसकी भी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, कि संविधान बना उसके बाद 2024 से पहले जो मेजर जो चेंजेस आए हैं, है ना, जैसे आपातकाल, है ना, इमरजेंसी आप जानते हैं, है ना, जैसे अभी आप जान रहे हैं कि जो है कोविड आया, है ना, तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है ना। इन सबको भी सिलेबस में पढ़ना होता है। हालांकि हम लोग फिर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि इन सब का वेटेज उतना नहीं है, लेकिन समसामयिक घटनाओं में फिर पूछ ले रहे हैं वो, है ना। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसके बाद इन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पूछेंगे, है ना, और उन प्रमुख व्यक्तित्व में उन्होंने 3 नाम लिख रखे हैं कि आपको गांधी जी के बारे में पढ़ना है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना है, और नेहरू जी के बारे में पढ़ना है। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ ये बहुत कम है, आपको क्लियर कर दिया गया है। अगर आप आईएएस का पेपर दे रहे होते तो सोचिए आपको कितनों के बारे में पढ़ना पड़ता, है ना। आपको यहाँ क्लियर कर दिया है ना कि हम आपसे रविंद्रनाथ टैगोर पूछेंगे, गांधी जी पूछेंगे, नेहरू पूछेंगे, है ना। हालांकि ये इनको जितना आप पढ़ें, ये आपको उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। चलिए अब हम लोग और आगे की बात करते हैं। इतिहास में और इन्होंने क्या लिखा, इतिहास में इन्होंने आगे लिखा कि हम आपसे बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न पूछेंगे। साथ में इन्होंने क्या कहा कि हम जब आपसे आधुनिक इतिहास के संदर्भ में पूछेंगे तो हम पूछेंगे आपसे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, पाश्चात्य शिक्षा, है ना, और इस पाश्चात्य शिक्षा में जो प्रौद्योगिकी शिक्षा है, इसके आरंभ से लेकर के उसके विकास, इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और आप देखेंगे कि इससे बीपीएससी ने डायरेक्ट अपने सिलेबस से क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उन्होंने मेंस में पूछा। हम लोग क्वेश्चन पे जब डिस्कस करेंगे तब इस बात पर बात करेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता संग्राम में जो बिहार की भूमिका रही है हमारी, हम इससे आपसे प्रश्न पूछेंगे। और इसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम है बिहार की, इसमें आपको क्या क्या देखना है। इसमें इन्होंने कहा कि आपको संथाल विद्रोह एकदम अच्छे से देखना है, उस पर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बिहार में 1857 की क्रांति, इस पर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बिरसा का आंदोलन, हम इस पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। चंपारण सत्याग्रह पर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और आप देखेंगे कि इस चंपारण पे और चंपारण के आसपास के समय से हर साल पीटी में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, हर साल। आप इस बार भी देखेंगे, अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन अगर पिछला खुल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी जब चंपारण आए थे, इस बार भी पूछा और पिछले बार भी उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी जब यहाँ आए तो उनको जहर देने का किसने, जो है जहर वाला क्वेश्चन था एक, किसने उनकी जान बचाई, इस तरह का एक प्रश्न है उसमें। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एग्जैक्ट जो लाइन है वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो यहाँ से क्वेश्चन है। अगला देखिए, इसके बाद इन्होंने लिखा कि हम आपसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इससे भी प्रश्न पूछेंगे। तो उन्होंने इतनी बातें लिखी। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, ये इतिहास पर हो गया। अब वो संस्कृति पर क्या बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम संस्कृति में आपसे मौर्य काल पर पूछेंगे, मौर्य काल, पाल काल, इसकी कला पर आपसे प्रश्न पूछेंगे, है ना। पटना कलम, इसकी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो कला में आपके पास क्लियर है कि मौर्य कला पढ़ना है आपको, पाल कला पढ़ना है, पटना कलम चित्रकला पढ़नी है ना।
क्लियर है सिलेबस ना? आगे और देखते हैं हम लोग। इसके बाद इन्होंने स्टैटिक्स के बारे में बात किया कि सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषय के बारे में आपसे पूछेंगे, तो इसके बारे में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि इन्होंने पेपर 2 में क्या कहा है। इन्होंने पेपर 2 में पहली बात कही राज्य व्यवस्था को लेकर के, दूसरा अर्थव्यवस्था को लेकर के, तीसरा भूगोल को लेकर के, और चौथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर के। अब आप जरा फिर से अपने पीटी वाले सिलेबस पे ध्यान दीजिए। क्या हमने वहाँ अर्थव्यवस्था के बारे में देखा था, राज्य व्यवस्था के बारे में देखा था, भूगोल के बारे में देखा था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या हमने वहाँ पे देखा था? वो जो 8 सेगमेंट अभी हमने आपको दिखाया था, आपने देखा था। अब हम लोग उसी को थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लोग सिलेबस पे और आगे बात करेंगे। इसमें क्या लिखा राज्य व्यवस्था के संबंध में? इन्होंने सिंपल सा एक लाइन लिख दिया कि हम आपसे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पूछेंगे और साथ में आपसे बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में पूछेंगे। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल के बारे में आपसे पूछेंगे, है ना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, भारत में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, इसके महत्व और प्रभाव के बारे में आपसे पूछेंगे। भारत तथा बिहार में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में आपको, बाकी इन चीज़ों पर इन्होंने कहा। इसके अलावा एक चीज़ और है, वह है स्थानीय शासन। इन्होंने लिख रखा है स्थानीय शासन सिलेबस में। तो ये सिलेबस इनका रहा। और अब हम लोग एक बार थोड़ा अपनी पूरी बातों पे चर्चा कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक बात कर लिया है। देखिए, हमने अभी तक बात कर लिया है पैटर्न पर, कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। दूसरा, हमने बात कर लिया है प्रीलिम्स का सिलेबस जो लिखा हुआ है उस पर हमने बात कर लिया। और दूसरा, हमने मेंस के सिलेबस पर बात कर लिया। हमने इन दोनों पर बात कर लिया। तो आइए ना, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्री और मेंस के सिलेबस को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन सिर्फ प्री में है, कौन सिर्फ मेंस में है। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी इतिहास की, है ना। और इतिहास के सिलेबस में ये प्री और मेंस दोनों में हमें देखने के लिए मिला। दूसरा, हमें भूगोल प्री और मेंस दोनों में दिखा। भूगोल जो है हमें पेपर 2 में दिखा। भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में हमको प्री और मेंस दोनों में दिखा, मेंस के पेपर 2 में दिखा। अर्थव्यवस्था भी हमें पेपर 2 में नज़र आया और प्री के लिए भी ये हमको दिखा। साइंस जो है हमें प्री में नज़र आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें प्री और मेंस दोनों में नज़र आया। सामान्य मानसिक योग्यता ये हमको सिर्फ प्रीलिम्स में नज़र आया। स्टैटिक्स जो था ये हमको पेपर 1 में नज़र आया था और सिर्फ मेंस में नज़र आया। निबंध और हिंदी ये दोनों भी हमें मेंस में नज़र आया। ठीक है, अब जरा हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं कि इसको लिस्ट क्या होती है। ये आपके सामने लिस्ट है ना, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का। और फिर ये 100 मार्क्स का होता है, आप इसमें देख लेंगे, आपको सारा मिल जाएगा कि कौन कौन सा विषय है ना। चलिए, अब हमारी तैयारी कैसे होगी, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, है ना। हमारी रणनीति क्या हो? एक तो सबसे पहले देखिए, हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक, लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? कि जो लिखा है वो तो बहुत कम लिखा है। तो दूसरा, हम इस सिलेबस को डिकोड करेंगे। और डिकोड कैसे करेंगे? हम डिकोड करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उससे हम इसको डिकोड करेंगे कि सिलेबस में जो चीज़ें लिखी हैं वो कहाँ तक जाती हैं। ठीक है। तीसरा, जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो क्या रहेगा? तो आपको हर एक सेगमेंट से मिला करके आपको मैं क्लास लेक्चर उपलब्ध करा रहा हूँ। और ये आप मेरे साथ साथ हैं
ना। ये नहीं सोचिएगा आप कि मैं 2 साल पहले का आपको, मैं डेट वाइज आपको पर डे ये वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं, है ना। क्लास लेक्चर, और इसमें हम लोग टॉपिक जैसे पढ़ेंगे, इस टॉपिक को फिर हम तुरंत जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा आप उस तरह काम करेंगे। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन कैसे? तो उस सेगमेंट में जो चीज़ प्री के लिए होगा वो प्री के लिए, जो मेंस के लिए होगा वो मेंस के लिए, ठीक है। वहाँ पर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आप लगातार मुझे दिखाएंगे, ठीक है, कि क्या आप कर रहे हैं, किस तरह से आपका काम चल रहा है। तो अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि मैं जो आपको क्लास लेक्चर दूंगा ये किस तरह से दूंगा, मेरा काम कितना रहेगा। एक काम मैंने सिलेबस का कर दिया है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूँगा और मैं आपको बताता भी चलूँगा, आप साथ साथ देखते भी चलेंगे। तो अब हम लोग क्लास को मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह क्लास हमारी चलेगी, आगे बढ़ेगी। देखिए हम लोग चलेंगे उस हिसाब से, वो जो 150 का क्वेश्चन है ना, इसमें वेटेज क्या है, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है हम लोग सबसे पहले उसको पकड़ेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ ज़रा वेटेज के बारे में थोड़ा, कि किस तरह का वेटेज नॉर्मली देखने के लिए हमें एग्ज़ाम में मिल रहा है। सामान्य विज्ञान जो है इस पर आपका 30 से 35 प्रश्न है हर साल, और इसमें पहले क्या होता था ना, बायोलॉजी पे ज़्यादा क्वेश्चन होता था, ये मैं 2 साल से देख रहा हूँ। अब क्या है ना कि बायोलॉजी प्लस फिजिक्स रेशियो ज़्यादा होता था, जैसे अभी 30 से 35 है तो बायोलॉजी से 20 हैं, इनसे फिजिक्स से 5 है, केमिस्ट्री से 5 है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों का बीपीएससी ने लगभग सेम रेशियो रखा। तो आपकी तैयारी के दरमियान ये तीनों सेगमेंट जो है बायोलॉजी के, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, सॉरी साइंस के जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक। अगला जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, है ना, इसके लिए कैसे तैयारी की जाएगी। इसके लिए एक तो मैं आपको वीडियो अवेलेबल कराता हूँ, वो वीडियो सिर्फ सप्लीमेंट्री है, करना आपको है ना। आप ये ना समझें कि वो वीडियो सर्वो सब कुछ हो गया, नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक तो कोई अखबार, अगर आप बहुत नए हैं, बहुत नए पार्ट 1 पार्ट 2 वाले बच्चे अगर आप हैं, है ना, या इस तरह के हैं, या फिर अभी आप अखबारों से राब्ता नहीं रहा है आपका, तब तो आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपके पास सुविधा है, आपके पास लैपटॉप है, टैब है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कोई नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई भी, और आप किसी भी भाषा में पढ़ें। आपकी जो भाषा है, जिस भाषा में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप उस भाषा में पढ़ें, है ना, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पढ़ें, ठीक है। हम आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और नहीं हो रहा है तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे ये आपको पर डे के हिसाब से अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा जब आपका ये मंथ कंप्लीट हो तो आप एक कोई मंथली मैगजीन उठा लें मार्केट से, कोई भी, है ना, और आपने जो अभी तक अपना पढ़ा है ना, ये चीज़ें जो पढ़ी हैं, जैसे वीडियो मैं देता हूँ ना, मैं आपको अखबारों के बारे में ही सिर्फ बता देता हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, पढ़ेंगे तो आपको है। तो आपको क्या करना है, जब ये मंथली मैगजीन कंप्लीट, जब ये मंथ कंप्लीट हो जाए तो इस मंथ से रिलेटेड एक मैगजीन आएगा, आपको किसी का भी मैगजीन उठाना है और उसको एक बार सिरे से पढ़ जाना है और देखना है कि हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से कितनी चीज़ें मैच की और कितनी चीज़ें मैच नहीं की। ये 2 चीज़ें आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि मैच करने वाली चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, फिर से आपका रिवाइज हो गया, और जो मैच नहीं किया यानी कि जो एरिया आपसे छूटा हुआ था वो आपका कवर हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी है एक, ठीक है। आप दूसरी स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं, अगर आपकी करंट अगर आपका अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आपको फिर मेरी इस सलाह को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा सेगमेंट देखिए, इन्होंने लिखा है भारत का इतिहास, है ना, प्लस बिहार का इतिहास और इसकी प्रमुख विशेषताएं, है ना। तो अब इतिहास जब ये कह रहे हैं तो हमको इतिहास पढ़ना होगा। तो पहला जो सेगमेंट हम लोगों का स्टार्ट होगा ये इतिहास का ही शुरू होगा, और इतिहास से जो क्वेश्चन बीपीएससी का है वो 30 से 35 है।
कभी कभी तो 40 भी पहुंच रहा है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर इसका है ना, फिर इसके अंदर के सेगमेंट की बात मैं अलग से करूँगा। ये जो वेटेज है तो आप देख रहे हैं सामान्य विज्ञान 30 से 35 है ना, ये भी 35 से 40 तक जा रहा है। तो प्रायोरिटीज़ इतिहास की है, तो हम लोग सबसे पहले इसको कर लेते हैं। पहले क्या देखा जा रहा था कि भूगोल से बड़ा कम क्वेश्चन रहता था, लेकिन आजकल भूगोल पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पॉलिटी से आपको 10 से 15 क्वेश्चन हर साल रहते हैं। इकोनॉमी से पहले क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड ही सिर्फ होते थे, लेकिन अब जो है थोड़ा करंट के साथ साथ अब इसमें जो है कुछ बेसिक फंडामेंटल भी ये पूछ रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। अब जब इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो इतिहास का एक जो है, आप जानते हैं इतिहास 3 पार्ट में अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उसके बाद इसका एक पार्ट होता है आधुनिक भारत। मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे इतिहास कितने पार्ट में होते हैं, अभी सिर्फ आप समझें कि इसका एक पार्ट होता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंदर में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन वाला एक टॉपिक आता है, तो हम लोग ये राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर मिला करके करेंगे, ठीक है। और इसमें फिर बिहार का योगदान ये हम लोग करेंगे। मानसिक योग्यता में क्या है ना कि 5 से 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग टोटल मिला के मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन होता है। तो आप कुछ सेगमेंट को छोड़ भी सकते हैं, हालांकि ये जहाँ तक संभव हो सकेगा ये भी मैं आपको कराऊंगा। सॉरी, मैं अभी आपसे ये कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ ये मानसिक योग्यता को लेकर के, क्योंकि मैथ रीजनिंग ना ये बहुत नॉर्मल है, उसमें फिर 30-40 दिन लगाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। उससे अच्छा होगा कि हम लोग मेंस का कोई काम कर लें, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इतिहास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, या ऐसा करते हैं आप यहाँ तक चीज़ें समझ चुके हैं, अगले वीडियो से हम लोग इतिहास पर पूरे इसके डिटेल इसको डिकोड करते हुए अपने विषय में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।